नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, जिसके तहत हम 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, इसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मैप की वीडियो के लिए आपकी क्वेरी आ रही थी, निश्चिंत रहिए। मैंने आपसे वादा किया था इंपॉर्टेंट प्लेसेस को 5 से 6 वीडियो में मैं आपको 1 जून से पहले दे दूंगी। तो देखिए, आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अभी जो है हम अपनी इस वाली वीडियो पे फोकस करते हैं, और मैं इससे पहले टॉपिक्स पढ़ाना आपको स्टार्ट करूं, एक सूचना देख लेते हैं। देखिए, संस्कृति आईएएस की ओर से एक फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट किया गया है। ये प्रीलिम्स और मेंस है। फाउंडेशन का मतलब भी यही होता है, आप जानते ही हैं। ये देखिए 30 मई से स्टार्ट हो रहा है और शाम को 6:30 बजे से क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी। बेहद खुशी की बात ये है, ये क्लासेस ना सिर्फ ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, बल्कि आप देश के किसी भी हिस्से में बैठकर अगर दिल्ली आए बिना अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव कोर्स के माध्यम से आप क्लासेस को लाइव एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि आपको बताया कुछ जाए और हो कुछ। जो फैकल्टीज ऑफलाइन मोड में आपको पढ़ाएंगी और जिनके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ और आप हमेशा जानते हैं कि दे आर द बेस्ट फैकल्टी फॉर हिंदी मीडियम, तो देखिए उन्हीं के द्वारा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। यानी कि जो क्लासेस ऑफलाइन में प्रसारण हो रही होंगी ना, वो सीधे आपको क्लासेस मिलती हैं। तो इस बारे में निश्चिंत रहिएगा कि कोई डिफरेंस होगा या नहीं। इस कोर्स के बारे में अगर आपने कोई फीस स्ट्रक्चर वगैरह जानना है, इसमें एडमिशन लेने के प्रोसीजर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो देखिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और मेरी टीम के द्वारा बाकायदा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारी संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संस्कृति आईएएस ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी ज़रूरी सूचना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। स्क्रीन पर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स। हमने देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो अब देखिए, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर द हिंदू में एक आर्टिकल आया है द राइज ऑफ द एआई चिप्स, तो हमारे लिए वो पढ़ना आवश्यक है। तो एआई चिप्स होती क्या है, इससे समझने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये समझने की जरूरत है। देखिए, मानव का जो मस्तिष्क है ये स्मार्ट है, मानव में बुद्धि है, इसीलिए वो अन्य प्राणियों से अलग है। हम एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर ये डाटा है, मैंने वर्षों से ये देखा है कि देखिए जून जुलाई में जो है गर्मी पड़ती है और फिर मानसून आ जाता है। वैसे तो अब ये पता चल गया हमें मौसम विभाग के द्वारा, बट मान लीजिए मैं जो है मध्यकाल की बात करती हूँ। उस टाइम पर मैं एक अरब व्यापारी थी और मुझे पता चला कि नहीं, मानसून जो है जुलाई के टाइम पर आता है। तो क्या मैं अगले साल के लिए पूर्वानुमान नहीं लगा सकती? क्योंकि मेरा मस्तिष्क ऐसा है कि चीज़ों को देखिए अज्यूम कर सकता है। यही सिद्धांत पर अगर मशीन काम करने लगे, मशीन लर्निंग एक वर्ड आपने सुना होगा, अगर हम मशीनों को सिखा दें इंसान की तरह सोचना समझना, तो कहीं ना कहीं मशीनें आपके स्मार्ट हो जाएंगी। और क्योंकि ये जो स्मार्टनेस है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये आपने मशीनों को दी है, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट नेचुरल। ह्यूमंस के अंदर तो नेचुरल कैपेबिलिटीज होती है, हम सब तो बुद्धिमान है ना। कितने बुद्धिमान है ये तो बात की बात है, बट हाँ, हम सब बुद्धिमान हैं। तो देखिए, मशीनों को जब ये सिखा दिया जाए कि किसी डाटा के आधार पर वो जो है कोई ना कोई आउटपुट निकाल सके, वो जो चीज़ों का पूर्वानुमान लगा सके, जब मशीन जो है धीरे धीरे खुद भी सीखने लगे। अब एक बार आपने उनको सिखा दिया, आगे उनको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर सामान्य भाषा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन तो हो ही सकती है, समझने के लिए तो हो ही सकती है, राइट? ऐसा ही है। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ फेशियल रिकॉग्निशन का, मान लीजिए आपने मशीन को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं जिनके द्वारा आपने उनको जो है कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से सिखा दी है। अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में नए नए फोटोग्राफ्स को जो आपने मशीन को नहीं सिखाए थे उनको भी वो पहचान लेती है। मेरे चेहरे को देखकर वो मुझे पहचान लेगी, या फिर फोटोज़ देखकर वो मेरे इमोशंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या ये सैड फेस है, क्या ये स्माइली फेस है? वैसे तो जब मैं आपके सामने रहती हूँ तो ये स्माइली ही रहता है, क्योंकि मुझे बेहद खुशी होती है आपसे मिलते हुए। खैर, तो ये हम समझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए। तो इसी का एक पार्ट आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स। आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एआई चिप्स क्या है? विशेष सिलिकॉन चिप्स है। दिस इज योर फर्स्ट कीवर्ड, यू हैव टू रिमेंबर इट। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, एआई तकनीक सम्मिलित होती है और मशीन लर्निंग के लिए ये उपयोग की जाती है।
जितना भी मैंने आपको बताया उसका लब्बो लुबाब या फिर मैं जो अपनी भाषा में बोलती हूँ उसका हलवा आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो संगठन है, जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो दरअसल एआई चिप्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसका रीज़न क्या है? और यही रीज़न है जो न्यूज़पेपर में ये भी बताया हुआ था कि द राइज ऑफ एआई चिप्स, कि देखिए बहुत सारा जो गणितीय और जो कंप्यूटेशनल हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। देखिए जब आपने मशीनों को आर्टिफिशियल बनाना है, उनको इंटेलिजेंट बनाना है, मतलब आर्टिफिशियल तो वो है ही, उनको स्मार्ट बनाना है, तो आपने उनको बहुत सारा डेटा देना होता है। डेटा का इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं क्वांटिटी होती है कि एक सामान्य मशीन के लिए तो उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, और मनुष्य तो क्या ही कर पाएगा। तो दरअसल कंपनीज चाहती हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कंप्यूटेशनल समस्याओं को सुलझाया जा सके, और इसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़्यादा बेहतर और चिप्स जो है ऐसा काम करती हैं। तो यही लिखा है कि अधिक कुशल प्रणालियों की बढ़ती हुई आवश्यकता है कंपनियों को। इसके अलावा समस्याओं की गणना के लिए जो डेटा की भारी मात्रा है उसकी देखिए कुशल तरीके की मांग करता है। इसीलिए जो एआई चिप्स है वो तंत्रिका तंत्र नेटवर्क, ठीक है, तंत्रिका तंत्र नेटवर्क आपका यानी कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, यानी कि आपका AN है ना, और नेटवर्क NN हो जाएगा। ठीक है, इस पर आधारित जो अनुप्रयोग है उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन है। तंत्रिका तंत्र वर्ड सुना सुना नहीं लग रहा? क्या हम ह्यूमन के माइंड के बारे में इस वर्ड का यूज नहीं करते? मेरी जो सोचने समझने की क्षमता है, मेरी बॉडी में अगर कोई चोट लगती है उस पर रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है, मैं जो भी आपके सामने बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू माई न्यूरॉन्स। मेरे न्यूरॉन कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे वो बर्न करते हैं, वही सारी चीज़ मेरी फिर बॉडी प्रोसेस करती है, सारे सिग्नल तो मेरा दिमाग ही भेज रहा है। तो इसी तरह का नेटवर्क मशीनों को सिखाया जाता है जिसके जरिए वो ह्यूमन के तंत्रिका तंत्र की तरह, ह्यूमन के न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करने लगती हैं। तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी तो तंत्रिका तंत्र की बात भी आएगी, डीप लर्निंग की बात भी आएगी, मशीन लर्निंग की भी बात आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए डीप लर्निंग क्या है, मैंने आपको भी बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आएगा तो डीप लर्निंग की बात आएगी, तो वी हैव टू नो ना कि व्हाट इज द डीप लर्निंग। तो आइए देखते हैं। देखिए डीप लर्निंग जिसे आमतौर पर एक्टिव न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ANN, या फिर डीप न्यूरल नेटवर्क DNN के रूप में भी जाना जाता है, ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, AI के अंतर्गत आता है। यानी कि मशीन लर्निंग बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर एक सबसेट है डीप लर्निंग का। मशीनों को आप जिस सिखा रहे हैं उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, उनकी जो प्रक्रिया है, उनकी जो प्रणाली है, उसको जो मस्तिष्क की न्यूरॉन है उसके जैसा बना देना, तो वो किसके तहत होता है? वो डीप लर्निंग के तहत होता है। देखिए ये क्या है, कृत्रिम बुद्धि का वो क्षेत्र है जहां पर कृत्रिम न्यूरॉन्स की परतें शामिल है, जो मानव के जो न्यूरॉन्स है जैसे काम करते हैं वैसे देखिए प्रेरित है। डीप जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो प्रशिक्षण के चरण से गुजरते हैं और जो मौजूदा डेटा है उससे सीखते हैं और नई क्षमताओं को जानते हैं। इस डेटा से आपने जो सीखा उसको आप उन चीज़ों में भी यूज़ कर पाएंगे जो आपने नहीं देखी। ओके, अनदेखी चीज़ों के लिए भी प्रेडिक्टेबिलिटी आप करने लगते हैं। डीप लर्निंग बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने की प्रक्रिया को तेज करता है और क्या है, आसान बना देता है, क्योंकि मशीनें काम को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर। ओके, तो देखिए कंप्यूटर आए, फिर सुपर कंप्यूटर आए, अब देखिए मशीन लर्निंग आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें आ चुकी है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, ये आपने समझा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। अच्छा, कुछ मेरे को कमेंट आते हैं कि मैम आपका थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगी तो शायद हमारी वीडियो मोर देन 40 मिनट की हो जाएगी। इतना टाइम किसके पास है ना, हमें क्विक चीज़ें करनी है, टाइम कम होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम का महत्व बहुत ज़्यादा है। कोई अगर आपको एक ज़रा सी चीज़ घंटों लगा के पढ़ा रहा है, डेट मीन्स वो ठीक नहीं है, है ना, ये एक बात को ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को मुझे बताइएगा कि आपका क्या कहना है। खैर, चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ड्यूटी कट हुआ है पेट्रोल पर, उसका पूरा जो बर्डन है वो सेंटर उठा रहा है। देखिए विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर जो ड्यूटी कट की है, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम पेट्रोल पर से थोड़ा ड्यूटी हटा रहे हैं, ये छलावा
अलावा है, क्योंकि ये ड्यूटी कट में वो राज्यों का हिस्सा मार रहे हैं। तो जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी और उन्होंने कहा जी नहीं, हमने अपना हिस्सा गंवाया है, राज्यों के हिस्से को हमने हाथ भी नहीं लगाया है। ये तो न्यूज़ थी, राजनीति थी, चलती रहती है। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर पेट्रोल और डीजल के प्राइस जिनको लेकर हंगामा क्यों है बरपा, ये होता रहता है। तो आखिर इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पेट्रोल की जो खुदरा कीमत होती है, रिटेल प्राइसेस होते हैं, उसमें एक जो बड़ा हिस्सा होता है, पेट्रोल की बात हो या डीजल की बात हो, एक बड़ा हिस्सा जो है केंद्रीय कर का और एक बड़ा हिस्सा देखिए राज्य कर का होता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि इसकी जो रिटेल खुदरा कीमतें होती हैं मुख्यतः 3 घटक उसके अंदर होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक तो आधार मूल्य। बेस मूल्य को क्या होगा भाई, आपने इंटरनेशनल मार्केट से तेल खरीदा है, कुछ तो पैसे लग के वो खरीदा है ना, कुछ तो पैसे लग के लॉजिस्टिक्स वगैरह की कीमत लग के फाइनली आपको मिला है, तो वो तो पैसा है ही, वो तो लगना ही है, तो इसलिए वो है आधार मूल्य। फिर एक होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया कर है। फिर होता है राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया वेट। आपको याद होगा जीएसटी से पहले वेट काम करता था। जब जीएसटी लगा तो पेट्रोल वाला जो ये सेगमेंट था, इसको देखिए जीएसटी के अम्ब्रेला से बाहर रखा, यानी कि पेट्रोल पर अब भी वेट लगता है, राइट। अब देखते हैं, अब देखिए जो पेट्रोल और डीजल पर कर लगते हैं उसके फर्दर क्या कंपोनेंट निकल सकते हैं। तो देखिए, एक तो मूल उत्पाद शुल्क लगता ही है, ठीक है, दूसरा एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लग जाता है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, सड़क एवं अवसंरचना उपकर लगता है, डेट मीन सेस, और आपका क्या है, कृषि और अवसंरचना विकास कर लगता है, दिस इज अनदर सेस। अब देखिए, इसमें से आपने क्या ध्यान रखना है। देखिए, हमारा संविधान ये कहता है जो केंद्रीय कर होते हैं, जो हमारे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, बेसिक जो है, इसमें से देखिए वैसे भी जो केंद्र को कर मिलता है वो एक पूल होता है, उस पूल को साझा करता है राज्यों के साथ। तो इसका मतलब अगर तेल पर भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लग रहा है तो उसको साझा किसके साथ किया जाएगा? राज्य सरकारों के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसमें कट करेंगे तो मतलब राज्य सरकारों के हिस्से में भी कट करेंगे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अधिकार दिया गया है कि आप सेस लगा सकते हैं, और सेस में जो पैसा मिलता है केंद्र सरकार को, उसको राज्य सरकारों के साथ बांटना नहीं पड़ता, राइट। दो चीजें हैं, जो आपका मूल टैक्स है वो तो राज्यों के साथ आप शेयर करोगे, बट जो आप सेस वगैरह लगाते हो वो आप ही के पास रहते हैं। तो गवर्नमेंट देखिए 2 सेस लगाती है पेट्रोल के ऊपर, और गवर्नमेंट ने ये कहा है हमने जो ड्यूटी कट किया है वो सेस में किया है, ना कि इसमें किया है, इसीलिए राज्यों के हिस्से को हमने हाथ भी नहीं लगाया है। ओके, दिस इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मूल उत्पाद शुल्क है वो राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जबकि जो आपका एसएडी है, आरसीआईडी है, या फिर जो आपका ये जो सेस है, इसको देखिए साझा नहीं किया जाता। ओके, इतना आप समझ गए। अब देखिए, उत्पाद शुल्क क्योंकि कौन लगा रहा है? केंद्र सरकार लगा रही है, पूरे भारत के लिए एक ही तो केंद्र सरकार है, तो ये शुल्क भी पूरे भारत में क्या है, एक समान है। लेकिन राज्य कर, बिक्री कर और उसके अंदर मूल्य वर्धित वेट जो आता है वो देखिए अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग दरों पर लगाती है। इसीलिए लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट भी केंद्र सरकार की तरफ से आई थी कि भाई हम तो ड्यूटी कट कर ही रहे हैं, राज्य सरकारों आप भी ड्यूटी कट करो, ताकि लोगों पर थोड़ा जो है पेट्रोल डीजल की महंगाई का प्रभाव कम पड़े। अब देखिए, केंद्र राज्य कर साझेदारी की जो व्यवस्था है, इसके तहत केंद्र जो कर संग्रह करता है उसका कितना 41% राज्यों के पास जाता है। कौन रिकमेंड करता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो केंद्र के पास टैक्सेस का पूल है, ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होता है, इसको 41% करना चाहिए। किसने बताया है, किसकी रिकमेंडेशन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो उपकर के जरिए लेवी में जुटाया जाता कर है वो शामिल नहीं होता। और भी फिलहाल जो पेट्रोल डीजल पर ज्यादातर टैक्स लगता है वो देखिए उपकर का लगता है, सेस ज्यादा है और गवर्नमेंट ने सेस को ही कम किया है, राइट। ये वाला टॉपिक आप समझ गए। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, लुक आउट सर्कुलर। ये देखिए न्यूज में है, 2 मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कहीं ना कहीं आपस में संबंधित है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग एलओसी। अगर पेपर आपको कोई चीज अंडरस्टैंड करा रहा है तो हमें तो समझनी ही पड़ेगी। क्या होता है,
देखिए, जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो या तो गृह मंत्रालय या फिर जो अन्य आधिकारिक सरकारी एजेंसियां होती हैं वो आव्रजन अधिकारियों को एक प्रकार का दिशा निर्देश देती है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनको एक प्रकार के दिए गए निर्देश होते हैं, किसके द्वारा? या तो गृह मंत्रालय के द्वारा या जो अन्य आधिकारिक आपकी एजेंसियां। किस तरह के दिशा निर्देश होते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं मेहुल चौकसी का, क्योंकि वही मैं आपको नेक्स्ट भी पढ़ाने वाली हूँ। उन्होंने देखिए पैसे को इधर उधर किया, भारत में घपलेबाजी की और अपना आराम से भाग गए। लेकिन क्या उनको ऐसे आराम से भागने देना चाहिए? तो सरकार क्या करती है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को एक गाइडलाइंस दे देती है, भाई ये बंदा है, शक्ल देख लो ढंग से, ये अगर भागे तो इसको पकड़ के हमारे पास ले आना, ये भागना नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कोई अपराधी ही हो, वो संदिग्ध भी हो सकता है। मुझे शायद डाउट है कि भाई इसने कुछ गड़बड़ किया है, तो भी मैं जो है लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती हूँ। और इसकी वजह से जो एयरपोर्ट होते हैं, जो बंदरगाहें होती हैं, जो वाटरवेज हैं, वहाँ पर देखिए थोड़ी सी तैनाती चौकस हो जाती है और जिसके भी खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया पूरी कोशिश की जाती है कि उसको देश से बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि एक बार आपने देश पार कर लिया तो देश के कानून की सीमा से आप बाहर चले गए और फिर क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट। अब आगे देखते हैं। देखिए, लुकआउट सर्कुलर के द्वारा जो आधिकारिक सरकारी एजेंसियां होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि यदि किसी मामले में कोई वांछित व्यक्ति है या तो अपराधी है, संदिग्ध है, वो देश छोड़कर बाहर ना जाने पाए। इसके लिए देखिए क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, समुद्री क्षेत्र, बंदरगाह, इन पर आवर्जन जांच जो है की जाती है, इमिग्रेशन जो है जांच होती है। अच्छा, अब ये लुकआउट सर्कुलर जारी कौन करता है? तो देखिए, शुरुआत इसकी हुई थी गृह मंत्रालय के 1979 के एक मेमोरेंडा से। लुकआउट से संबंधित मेमोरेंडा सर्कुलर फिर 2000 में, 10 में, 17 में, 18 में भी देखिए जारी किए गए थे। लुकआउट सर्कुलर को होम मिनिस्ट्री सबसे बेसिक जो है राइट उनके पास है। फिर कस्टम और आयकर विभाग, अगर कोई कस्टम में घपलेबाजी कर रहा है, वित्तीय सूचना निदेशालय सीबीआई, इंटरपोल का जो क्षेत्रीय है पासपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, उसके अलावा जो पुलिस प्राधिकारी है और कुछ अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जारी किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों के पास अधिकार है। एक चीज ध्यान रखनी है, हाल ही में यानी कि 2018 में जब ये बैंकों के इतने ज्यादा घोटाले हमें देखने को मिल रहे थे तो सरकार ने देखिए बैंकों को भी ये जो आप कह सकते हैं सर्कुलर जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी थी, राइट। यू हैव टू रिमेंबर इट, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नियम क्या है और इसकी वैलिडेशन कितनी होती है। तो देखिए, लुकआउट सर्कुलर को केंद्र में जो है उप सचिव रैंक का अधिकारी और राज्यों में जो संयुक्त सचिव है और जिला स्तर पर देखिए पुलिस अधीक्षक ही जारी कर सकते हैं। वैधता इसकी 1 साल की होती है। अगर 1 साल में आपने इसको रिन्यू कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होता, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने 4th टॉपिक पर, प्रत्यर्पण संधि। मैंने आपको बताया था ना दोनों टॉपिक लिंक है। कैसे लिंक है? लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन हमने देखा ना लोग तो भाग रहे हैं देश छोड़ के, तो कुछ ना कुछ ऐसा वो निकालते हैं रास्ता कि जो है भाग जाते हैं। लेकिन अगर वो देश से भाग गई तो क्या उनको भागने दिया जाए? भाई ऐसे तो कल को कोई भी कहेगा कि मैं घपला कर लेता हूँ और भाग जाता हूँ, नहीं। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे देश के साथ बातचीत करते हैं, भाई फलाना आदमी आपके यहाँ आया है, हमारे यहाँ अपराध करके आया है, इसको जरा वापस भेज दो, हम इसको जरा सिखाएंगे, है ना। लेकिन दूसरा जो देश है वो मानवाधिकारों का हवाला देकर ये कह के भाई आपके यहाँ अपराध किया, मेरे यहाँ थोड़ी किया है, या फिर भाई मेरे यहाँ शरण मांगी है, मैं क्यों टेंशन लूँ। मतलब देयर आर सो मेनी रीजंस, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस जिनकी वजह से उस व्यक्ति को वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया। भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो पूरा कोई एक संधि लागू नहीं हुई कि सारे के सारे देश मान जाए, ऐसा तो हो नहीं पाया। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि किसी देश में कोई राजनीतिक अपराधी माना जाता है, लेकिन भारत हो सकता है उसको शरणार्थी माने। जैसे दलाई लामा चीन से आए थे, तिब्बत पे जब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, बट हमने तो उनको शरण दी थी ना। तो अगर मान लीजिए ये होता कि नहीं आपको बंदे को वापस करना ही है तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इंटरनेशनल लेवल पर तो एक समान कुछ नहीं है, लेकिन दो देश आपस में जो है संधि कर लेते हैं कि हमारे यहाँ से आपके यहाँ कोई भाग के जाएगा तो आपने हमें वापस कर देना है, और हमारे यहाँ आएगा तो हम आपको वापस कर देंगे। ऐसे जो है संधि की जाती है। तो इसको पढ़ते हैं, द केस अगेंस्ट मेहुल चौस्की जो है, वॉट एवर ही इज नेम, ठीक है। तो ये हमने देखना है। तो अब देखिए दरअसल भाग गए थे, और भाग कर ये कहाँ चले गए थे, डोमिनिका वगैरह जैसे देशों में चले गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में। आइए समझते हैं।
अपराधियों को उनके देश भेजने से है प्रत्यर्पण संधि का मतलब। सामान्यतः इसे डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स या फिर सरेंडर ऑफ फ्यूजिटिव या फिर हैंड ओवर ऑफ फ्यूजिटिव भी कहा जाता है। प्रत्यर्पण एक आरोपी या दोषी व्यक्ति को उस राज्य को सुपुर्द करना है जहां उस व्यक्ति ने अपराध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। क्या कहा है? प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश में किए गए किसी अपराध में अभियुक्त या दोषी ठहरा गए व्यक्ति को संबंधित देश को सौंपना है, बशर्ते वह अपराध उस देश की अदालत द्वारा न्यायोचित हो। इस लाइन को भी हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, राइट? ये समझेंगे। अब भारत में क्या कानून है, पहले तो हमें अपने देश के बारे में पता हो तब तो दूसरे देश का पढ़े। तो देखिए, भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए, भारत में लाने और भारत से विदेशी देशों में ले जाने दोनों प्रकार के व्यक्तियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, जब भारत और किसी दूसरे देश के बीच ऐसा कुछ होता है तो उसका आधार एक संधि हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ये सब दो देशों के बीच अगर संधि हो तभी देखिए काम करता है। देखिए, वर्तमान में जो भारत की संधि है ये 40 से ज़्यादा देशों के साथ है और 11 देशों के साथ हमारे क्या हैं, ऐसे समझौते हैं। अब जो है ये वाली स्लाइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और याद कीजिएगा। आवश्यक शर्तें क्या हैं, आप कब किसी को जो है दूसरे देश को सौंप देंगे। तो पहली शर्त तो है विशेषता का नियम। ये विशेषता का नियम ये कहता है कि मान लीजिए मुझ पर 4-5 तरह के क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, लेकिन जब मैंने दूसरे देश से, मतलब दूसरे देश की सरकार ने मेरे बारे में बात की कि भाई इसको वापस भेज दो, तो उन्होंने जिस अपराध के लिए बात की होगी ना, 5 केस थे, उन्होंने मान लीजिए एक केस के बारे में बात की कि ये देखिए अपराध है तो इसको हमें दे दीजिए। तो जब मैं वापस उस देश में जाऊंगी तो केवल उसी अपराध के लिए मुझ पे मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। क्या कहता है कि प्रत्यर्पण की स्थिति में अपराधी पर वही मामला चलाया जाएगा जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते लेकर आए कुछ और कहकर मुकदमे चल गए यहाँ पर 20, ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या है, दोहरी आपराधिकता का नियम। इसमें ये कहता है, हो सकता है कोई चीज़ आपके यहाँ क्राइम मानी जाती हो बट मेरे यहाँ क्राइम ही नहीं मानी जाती, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो अपराधी है। तो दोहरी आपराधिकता का नियम कहता है जो चीज़ दोनों देशों में अपराध मानी जाती होगी उसी को लेकर प्रत्यर्पण हो सकता है। जैसे मात्र उसी दशा में होगा जब अपराधी द्वारा किया गया कृत्य प्रादेशिक देश और अनुरोधक देश दोनों में ही अपराध घोषित हो। फिर देखिए, प्रत्यर्पण के लिए आपको प्रार्थना करना, एप्लीकेशन देना जरूरी होता है, ये ऑटोमेटिक तरीके से नहीं होता। अब देखिए, कुछ पॉलिटिकल अपराधी हो सकते हैं, जैसे विपक्ष के नेता पे कोई देश हो सकता है कुछ कानून वगैरह चालू करके मुकदमे वगैरह चला दे, लेकिन हो सकता है वो निर्देश हो। तो हमारी कंट्री मान ले कि भाई आप के हाथों विपक्ष का नेता है इसलिए आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, बट हमें तो नहीं लगता उसने कुछ अपराध किया है। तो देखिए, जो राजनीतिक अपराधी होते हैं, कुछ सैन्य अपराध होते हैं, कुछ धार्मिक अपराध होते हैं, इन पर प्रत्यर्पण नहीं होता, क्योंकि देखिए जैसे राजनीतिक अपराध वगैरह है, इनके संदर्भ में विभिन्न राज्यों पर मतभेद है। क्या माना जाए एक पॉलिटिकल क्राइम, इस चीज़ को लेकर अभी एक सहमति देशों के बीच में नहीं बनी है, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ओके, ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपीडा। देखिए, एक आर्टिकल आया था द कार्बन फुटप्रिंट कोस्ट, जिसके अंदर ये बताया गया था कि हम दरअसल जिस तरह की फसलें उगा रहे हैं और फिर उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से अधिकतर जैसे चावल और चीनी ऐसी हैं जो पानी की बहुत ज़्यादा खपत करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के ग्राउंड वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत वैल्यूबल रिसोर्सेज है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें अपने एक्सपोर्ट में इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम उन चीज़ों, उन फसलों पर ज़्यादा ध्यान दें जो पानी का कम यूज़ करें। और इसी आर्टिकल में अपेडा के बारे में बात की गई थी, तो हमें देखिए अपेडा के बारे में पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 2020-21 के दौरान जो अपेडा के तहत एक्सपोर्ट हुआ है वो देखिए $20.67 अरब था।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि देखिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 23.7 अरब डॉलर होने के लक्ष्य से अधिक होने की उम्मीद है। मतलब अपेडा के तहत जो प्रोसेसिंग फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हमें अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए भी न्यूज़ में है। अच्छा, अब देखते हैं अपेडा की स्थापना। तो देखिए भारत सरकार द्वारा इस प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी और ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसने देखिए पहले एक संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद थी उसका स्थान लिया था। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, है ना, कि देखिए कौन सा मंत्रालय से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्थापना थोड़ी पता होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसी बेसिक जानकारी होती है जो पता ही होनी चाहिए, राइट। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों में जो एक्सपोर्टर्स है, निर्यातक है, वहां तक पहुंचना। अपेडा मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों की इसने स्थापना की है। और देखिए अपेडा अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध जो 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूह आते हैं उनके संवर्धन की, उनके विकास की जिम्मेदारी इसको जो है सौंपी गई है। अब देखिए निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात और संवर्धन और विकास का काम इसको सौंपा गया है। बहुत सारी लंबी लिस्ट थी, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, जैसे फल, सब्जी, उनके उत्पाद, मांस और मांस के उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्किट, बेकरी के उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी। इसके अलावा देखिए मादक और गैर मादक पेय, ये भी है, जड़ी बूटियां हैं, औषधीय पौधे हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि अपेडा अधिनियम की जो दूसरी अनुसूची है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसके शेड्यूल्ड में जो सूचीबद्ध है उन्हीं के बारे में इसके पास अधिकार है। तो दूसरी अनुसूची बासमती चावल को भी देखिए शामिल करती है, मतलब उसके भी डेवलपमेंट के लिए, उसके भी आप कह सकते हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। फिर इसके अलावा देखिए अपेडा को चीनी के आयात की, अभी तक हमने जो वर्ड यूज़ किया वो क्या था? वो एक्सपोर्ट था, लेकिन चीनी के देखिए आयात की निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये एक अलग सी स्टेटमेंट है, इसलिए ये याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसी ही जगह से बनते हैं, राइट। उसके अलावा देखिए जो जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत भाई जैविक उत्पाद अगर कोई है तो उसको प्रमाण करना पड़ेगा ना, प्रमाणित करना पड़ेगा। ऐसे कैसे मान ले वो ऑर्गेनिक है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, तो उन निकायों को मान्यता देने का काम जो है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी करता है, यानी कि एक्रेडिटेशन देने का काम भी ये करता है। किसके लिए? जैविक उत्पादों के लिए। तो ये वाली स्लाइड के दोनों पॉइंट आपके क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारा आज का वीडियो भी ख़त्म हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने जो है कवर किए हैं। इसी तरीके से हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे और मेहनत करने से मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल नहीं कतराएंगे और एक दिन सफलता हासिल करके रहेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।